ये कहानी साल 1905 में आयरलैंड के कॉर्क शहर से शुरू होती है। यहाँ हमें मिलता है पर्सी फॉसेट, जो एक ब्रिटिश सैनिक है। शुरुआत होती है एक हंटिंग कॉन्टेस्ट से, जहाँ कई सैनिक हिस्सा ले रहे होते हैं। पर्सी अपनी बेहतरीन शूटिंग स्किल्स से ये कॉन्टेस्ट जीत जाता है। उसकी ये जीत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। दूसरी तरफ उसी रात पर्सी अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। वहाँ कई बड़े अफसर और सैनिक मौजूद होते हैं, लेकिन भले ही पर्सी बहुत टैलेंटेड है, उसके पास एक भी मिलिट्री मेडल नहीं है। लोग उसके बारे में फुसफुसाते हैं कि ये अच्छा सोल्जर है, मगर इसकी फैमिली की बदनामी इसकी तरक्की रोक रही है। असल में उसके पिता शराब और जुए के शौकीन थे, जिसकी वजह से लोग पूरी फैमिली को नीचा समझते हैं। पर्सी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर ठान लेता है कि वो अपनी फैमिली का नाम रोशन करेगा। शायद यही वजह है कि उसकी आने वाली जर्नी सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि अपनी इज्जत वापस पाने की लड़ाई बन जाती है। दूसरी तरफ साल 1906 में पर्सी को लंदन बुलाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है सर जॉर्ज गोल्डी से। वो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के बड़े अफसर होते हैं। वहां पर्सी को एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता है। उसे बोलिविया के जंगलों का नक्शा तैयार करना होगा। उन्हें बताते हैं कि अमेजन का बड़ा हिस्सा अब तक अनजान है और किसी ने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक यात्रा, जो पर्सी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी आगे बढ़ती है, जहां हमें पता चलता है कि वो जमीन जहां पर्सी जाने वाला है, रबर के पेड़ों से भरी हुई है। ये पेड़ उस समय बहुत बड़ी कमाई का जरिया थे, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। बोलिविया और ब्राजील के बीच बॉर्डर को लेकर झगड़ा चल रहा था। दोनों देश चाहते थे कि ब्रिटेन बीच में आकर फैसला करे, वरना ये मामला युद्ध तक पहुंच सकता था। दूसरी तरफ सर जॉर्ज गोल्डी पर्सी को यह खतरनाक जॉब ऑफर करते हैं। उसे इन अनजान इलाकों का नक्शा तैयार करना होगा। पहले तो पर्सी एक ज्यादा नामी मिशन मांगता है, ताकि जल्दी से बड़ा नाम कमा सके। यहाँ साफ दिखता है कि पर्सी के अंदर शोहरत और अपनी पहचान बनाने की भूख कितनी गहरी है। लेकिन सर जॉर्ज समझाते हैं कि ये कोई आम मिशन नहीं है। ये जगह बेहद खतरनाक है। वहाँ का मौसम बहुत कठोर है, जानलेवा बीमारियां हैं और ऐसी जनजातियां हैं जो शायद दोस्ताना न हो। अगर पर्सी इस मिशन में सफल हो गया तो उसे बहुत इज्जत मिलेगी। दूसरी तरफ जब पर्सी घर लौटता है तो वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी पूरी तरह उसका साथ देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सफर उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है। पर्सी उसे कहता है, जब मैं लौटूंगा तो शायद तुम मुझे पहचान न पाओ, लेकिन मुझे जाना होगा। उसकी पत्नी जवाब देती है, हाँ मुझे पता है। अप्रैल 1906 में पर्सी अमेजन की तरफ अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। सफर के दौरान जहाज पर उसकी मुलाकात होती है हेनरी कॉस्टन से, जो इस मिशन में उसका साथी बनने वाला है। शुरुआत में पर्सी परेशान हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ते से वो साथ सफर कर रहे हैं, लेकिन बात तक नहीं हुई। हेनरी उसे बताता है कि वो चुपचाप पर्सी को ऑब्जर्व कर रहा था, ये समझने के लिए कि क्या पर्सी वाकई इस कठिन मिशन के लिए तैयार है। पर्सी उसे साफ कहता है कि यह मिशन उसके लिए सिर्फ काम नहीं है, ये उसके नाम और भविष्य की लड़ाई है। पर्सी अब खुलकर मानता है कि यह मिशन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल भी है। वो साफ कहता है, मेरी इज्जत पूरी तरह इस मिशन की सफलता पर टिकी है। दूसरी तरफ उन्हें नए ऑर्डर मिलते हैं कि उन्हें वेयर नदी का नक्शा बनाना होगा, जो उस इलाके में है जहां बोलिविया और ब्राजील की बॉर्डर को लेकर लड़ाई चल रही है। ये नदी घने जंगलों से होकर गुजरती है और उनका काम शुरू होगा एक जगह से जिसका नाम है फेंडा जैकबिना, जो एक रबर प्लांटेशन के पास है। जुलाई 1906 तक पर्सी और उसकी टीम पूर्वी बोलिविया पहुंच जाती है। ये ऐसी जगह थी जिसका नक्शा पहले कभी किसी ने नहीं बनाया था। वहां वो जाते हैं फेंडर जैकबिना ओपेरा हाउस, जहां उनकी मुलाकात होती है एक यंग सोल्जर मैनली से। मैनली उन्हें बॉर्डर कमीशन का मैसेज देता है, मिशन रोक दो, क्योंकि ये इलाका बेहद खतरनाक है। लेकिन पर्सी ये सुनकर भी नहीं रुकता। वो मैनली से कहता है कि जवाब भेज दो, हम ये मिशन जारी रखेंगे। साथ ही वो मैनली से कहता है कि स्थानीय गाइड्स का इंतजाम करो। यही से कहानी में एक बड़ा संकेत मिलता है, पर्सी की उन लोगों पर निर्भरता जिन्हें वो पहले कम आंकता था, खासकर स्थानीय जनजातियों और उनकी जानकारी पर। दूसरी तरफ मैनली बताता है कि गाइड सिर्फ एक तरीके से मिलेगा, एक इंडियन गुलाम खरीदकर, जो एक शख्स के पास है जिसका नाम है बैरोन। बैरोन उस प्लांटेशन का मालिक होता है। जब पर्सी वहां पहुंचता है तो बैरोन के आदमी उन्हें चेतावनी देते हैं, कोई भी वहां जंगल में गया है तो कभी लौट कर नहीं आया। अगले दिन पर्सी और उसकी टीम अपनी खतरनाक यात्रा शुरू करते हैं। उनके पास बड़े बड़े राफ्ट्स और घोड़े होते हैं। सफर के दौरान उनकी नज़र एक जर्मन बोट पर पड़ती है, लेकिन वो बात भी नहीं कर पाते कि तभी उन पर स्थानीय योद्धाओं का हमला हो जाता है।
अचानक तीरों की बारिश शुरू हो जाती है और पर्सी का एक आदमी तीर लगने से नदी में गिर जाता है। पर्सी और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदते हैं, लेकिन नदी में भरे होते हैं खूंखार पिरान्हा मछलियां। मौत से बचते बचाते वो एक जाल में फंस जाते हैं, लेकिन किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ इतने खतरों के बावजूद वो सफर जारी रखते हैं। रास्ते में एक सुरक्षित जगह पर रुककर आराम करते हैं, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। मैनली को बुखार चढ़ जाता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है, जबकि एक और साथी का हाथ बुरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है। पर्सी गाइड से पूछता है कि मंजिल कितनी दूर है, तो गाइड कहता है कि अभी कई हफ्ते और लगेंगे। गाइड उन्हें डराने वाली कहानियां भी सुनाता है। इस जगह पर सोना और रबर है और जंगल के अंदर कहीं एक पुराना शहर है जो इंग्लैंड से भी पुराना माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ जनजातियों की कहानियों में है। पर्सी इस पर यकीन नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि वो डरता है कि अगर उसने इन बातों पर भरोसा किया तो वो भी पिछले एक्सप्लोरर्स की तरह मजाक का पात्र बन जाएगा। दूसरी तरफ उसी रात पर्सी हेनरी कॉस्टन से कहता है कि उसकी पत्नी का पत्र जोर से पढ़कर सुनाए, क्योंकि उसे खुद पढ़ने की हिम्मत नहीं है। पत्र में लिखा होता है कि उसकी पत्नी और बच्चे डेवोन शिफ्ट हो गए हैं और उसे एक बेटा हुआ है जिसका नाम ब्रायन रखा है। ये पढ़कर पर्सी के दिल में गिल्ट भर जाता है कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। वो उस खत को जलाकर राख कर देता है। सफर आगे बढ़ता है, लेकिन अब उनकी खाना पीना खत्म हो चुका है। भूख से तड़प कर एक साथी पागल होने लगता है। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि उन्हें लगता है शायद वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। कई हफ्तों की भयानक मशक्कत के बाद पर्सी और उसकी टीम आखिरकार नदी के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाती है। ये वो इलाका है जहां पहले कभी कोई गोरा खोजी नहीं गया था। वहां पहुंचते ही उनका गाइड भाग जाता है, लेकिन पर्सी को इस बात की उम्मीद पहले से थी, क्योंकि गाइड का काम यहीं तक उन्हें छोड़ना था। दूसरी तरफ अब उन्हें जंगल के और अंदर जाना पड़ता है। रास्ते में वो एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जो उनकी वापसी यात्रा का एकमात्र खाना बनता है। इसी सफर के दौरान पर्सी को जंगल में टूटी हुई मिट्टी की हांडियां मिलती हैं। ये देखकर उसके मन में शक उठता है कि शायद गाइड की कहानियां सच थीं। ये साफ हो जाता है कि ये इलाका भले ही उनके लिए अनजान हो, लेकिन यहाँ लोग पहले रह चुके हैं। यहीं से पर्सी की सोच बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक एक्सप्लोरर नहीं, बल्कि एक सच्चे खोजी और विश्वास करने वाले बन जाता है। उसे लगता है कि शायद सचमुच जंगल के भीतर कोई प्राचीन शहर मौजूद है। ये उसकी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब ये सफर उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उसका व्यक्तिगत और आध्यात्मिक सपना बन जाता है। दूसरी तरफ नदी का नक्शा तैयार करने का काम खत्म करके पर्सी घर लौटता है। वहां उसका हीरो की तरह स्वागत किया जाता है और उसे कहा जाता है, पर्सी, तुम इंग्लैंड के सबसे बहादुर खोजी हो। इसके बाद पर्सी की मुलाकात होती है जेम्स मरे से, एक मशहूर बायोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर। मरे ने पर्सी के गुलामी के खिलाफ लिखे लेख पढ़े थे। पर्सी उसे बताता है कि अमेजन की जनजातियों का सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए। मरे तब एक सुझाव देता है, क्यों ना हम सिर्फ बॉर्डर मैपिंग छोड़कर उस खोए हुए शहर को खोजने निकले। ये सुझाव कहानी को एक नई दिशा देता है, और विडंबना ये है कि यही मरे बाद में पर्सी के लिए सबसे बड़ा बोझ साबित होगा। लेकिन इसी ने उसके भीतर फिर से सिटी ऑफ जेड को खोजने का जुनून जगा दिया। पर्सी और मरे तय करते हैं कि इस नए मिशन का असली मकसद सीक्रेट रखा जाएगा, ताकि स्थानीय जनजातियों की सुरक्षा बनी रहे। दूसरी तरफ फरवरी 1911 में पर्सी अपना रिपोर्ट पेश करता है। वो सबको बताता है कि अमेजन सिर्फ एक घना जंगल नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक खोई हुई सभ्यता छुपी है, और हो सकता है कि वही आज की जनजातियों के पूर्वज हों। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि पर्सी पुराने झूठे किस्सों के पीछे भाग रहा है, जिन्होंने पहले भी कई खोजियों की जान ली थी। लेकिन पर्सी अड़ा रहता है। वो कहता है कि अगर ये शहर सच में मिला तो ये मानव इतिहास बदल देगा। अपनी बात साबित करने के लिए वो सबको मिट्टी के बर्तन के टुकड़े दिखाता है और एक पुराना दस्तावेज दिखाता है जो उसकी पत्नी को ट्रिनिटी कॉलेज में मिला था। ये 1753 का एक पुर्तगाली सैनिक का लिखा हुआ कागज था, जिसमें एक रहस्यमयी शहर का जिक्र था। इसी के आधार पर पर्सी ने इस जगह का नाम रखा द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसते हैं, उसे पागल समझते हैं। तभी जेम्स मरे उसे चुनौती देता है, अगर सच में इतना यकीन है तो फिर वापस जाओ और ये शहर ढूंढ कर दिखाओ। पर्सी ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। हम जाएंगे और ये साबित करेंगे। दूसरी तरफ ये फैसला उसकी पत्नी को परेशान कर देता है। वो पर्सी से कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि उसने नेविगेशन और इलाके की हिस्ट्री सीख ली है। लेकिन पर्सी मना कर देता है। वो कहता है कि ये जगह औरतों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और उन्हें अपने बच्चों की भी देखभाल करनी है।
मई 1912 में पर्सी एक नई खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। इस बार उसके साथ है हेनरी कॉस्टिन, मैनली, जेम्स मरे और उनकी टीम के बाकी लोग। जंगल की गहराई में आगे बढ़ते हुए जेम्स मरे थकने लगता है। उसे अपना बैग बहुत भारी लगने लगता है, इसीलिए वो गुस्से में अनावश्यक चीजें रास्ते में फेंकने लगता है। दूसरी तरफ अचानक उन पर एक स्थानीय जनजाति हमला कर देती है। पर्सी के लिए यह पहला मौका है जब वो ऐसे खतरे का सामना कर रहा है। वो तुरंत अपनी टीम को आदेश देता है, लड़ना मत। हमलावरों को शांत करने के लिए पर्सी सोल्जर्स ऑफ द क्वीन गाना गाने लगता है और मैनली अपने वाद्य यंत्र पर धुन बजाने लगता है। धीरे धीरे जनजाति का गुस्सा ठंडा हो जाता है। पर्सी सावधानी से उनके पास जाता है और समझाता है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जनजाति का मुखिया उनकी बात मान लेता है और उन्हें मेहमान की तरह रुकने की इजाजत देता है। लेकिन मरे को जब पता चलता है कि ये जनजाति मानव भक्षी के रूप में जानी जाती है तो वो डर कर ग्रुप छोड़ देता है, जबकि पर्सी और उसकी टीम वहीं रुकते हैं और जनजाति से बहुत कुछ सीखते हैं। पर्सी मुखिया से खोए हुए शहर के बारे में पूछता है। मुखिया बताता है कि उसने सिर्फ कहानियां सुनी हैं, लेकिन यह सच है या नहीं ये नहीं कह सकता। वो उन्हें सलाह देता है कि वे नदी के और ऊपर जाएं, जहां शायद उन्हें और जानकारी मिल सके। जनजाति उन्हें सिखाती है कि कैसे वे बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए मछली पकड़ते हैं और खेती करते हैं। ये देखकर पर्सी को शर्म आती है। उसे एहसास होता है कि जिन्हें सभ्य लोग जंगली कहते हैं वे असल में प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते हैं और उनके पास ऐसे हुनर हैं जिन्हें बाहरी लोग समझ भी नहीं पाते। पर्सी समझ जाता है कि ये लोग सच में जंगल को संभाल कर जी रहे हैं। दूसरी तरफ सफर आगे बढ़ता है और पर्सी की टीम जंगल में मरे को पड़ी हुई हालत में पाती है। वो बेहद कमजोर हो चुका है और उसने उनके बचे हुए सारे खाने के सामान को अकेले खा लिया है। ये देखकर पर्सी गुस्से से भर जाता है और कहता है, मेरे अपने बच्चे भी तुमसे ज्यादा भरोसेमंद होते। पर्सी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उसकी मेहनत से बनाई गई पूरी योजना बिखरती नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हालात और बिगड़ जाते हैं जब टीम नदी के तेज बहाव में राफ्ट से सफर करती है। पर्सी मरे को सख्त हिदायत देता है कि वो हिले नहीं ताकि राफ्ट बैलेंस में रहे, लेकिन मरे लापरवाही से हिलता है और एक खाने की टोकरी पानी में गिर जाती है। इसके बाद राफ्ट एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। मैनली पानी में गिरता है और पर्सी उसे किनारे तक तैरने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मरे भी पानी में गिर जाता है, लेकिन तैरने की बजाय वो राफ्ट से चिपक जाता है, जिससे राफ्ट और ज्यादा डगमगाने लगती है। पर्सी गुस्से में चिल्लाता है, छोड़ दो इसे बेवकूफ। किसी तरह मैनली मरे को किनारे तक खींच लाता है। अब तक की गड़बड़ी के कारण उनकी 2 खाने की टोकरियां नदी में बह चुकी हैं। पर्सी मरे पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से हालात और खराब हो रहे थे। ऊपर से मरे की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वो उल्टा पर्सी को ही दोष देने लगता है। दूसरी तरफ उसकी खराब हालत के कारण उनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। लंबी चर्चा के बाद टीम ये तय करती है कि मरे को वापस भेजना ही सही होगा। पर्सी उसके लिए एक रास्ता तय करता है और उसे नदी के दक्षिण में स्थित एक खनन शिविर तक पहुंचाने का इंतजाम करता है। पर्सी मरे को खाने का सामान, उनका आखिरी घोड़ा और एक स्थानीय गाइड देता है ताकि वो सुरक्षित पहुंच सके। पर्सी उसे समझाता है कि उसकी खराब तबीयत बाकी टीम की जान खतरे में डाल सकती है, लेकिन शुक्रिया कहने के बजाय मरे पर्सी पर इल्जाम लगाता है और कहता है, तुम्हें मेरी या इस टीम की कोई परवाह नहीं। मरे के जाने के बाद टीम को पता चलता है कि उसने जाते जाते उनके बाकी बचे खाने के सामान को भी खराब कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी खाने को नहीं बचा और मजबूरी में उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। पर्सी बार बार टीम को समझाता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, लेकिन खाने का स्टॉक 1 हफ्ते के लिए भी काफी नहीं था। आखिरकार पर्सी सफर खत्म करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ जब पर्सी घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उनके तीसरे बच्चे को जन्म दिया है, एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम उन्होंने जोन रखा। पर्सी अपनी पत्नी का दिल से शुक्रगुजार होता है जिसने उसकी गैर मौजूदगी में पूरे परिवार को संभाल लिया। कुछ दिन बाद पर्सी और उसकी टीम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की मीटिंग में जाते हैं जहां मरे भी मौजूद होता है। वहां मरे सबके सामने पर्सी पर आरोप लगाता है कि उसने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। पर्सी सफाई देता है कि उसने मरे को पर्याप्त सामान दिया था और वो फैसला टीम की सुरक्षा के लिए लेना पड़ा। मरे गुस्से में कहता है कि ये सफर पूरी तरह बेकार रहा क्योंकि उन्होंने जंगली कबीलों में ही समय बर्बाद किया और खोए हुए शहर का कोई सबूत नहीं मिला। तभी हेनरी गुस्से में बीच में बोल पड़ता है और मरे पर खाने का सामान खराब करने का इल्जाम लगाता है। मरे अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है और उल्टा हेनरी और मैनली पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है।
ये सुनकर हेनरी भड़क जाता है और कहता है, हमें मरे को जंगल में ही मरने देना चाहिए था। तभी डायरेक्टर बीच में आकर माहौल को शांत करता है। मीटिंग में मरे जोर देकर कहता है कि पर्सी को सबके सामने अपनी गलती माननी होगी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी के सामने भी। लेकिन पर्सी इनकार कर देता है और कहता है कि उसने मरे के लिए जितना कर सकता था किया। उसने उसे घोड़ा दिया, अतिरिक्त खाना दिया और कभी उसे छोड़ा नहीं, जबकि बाकी टीम ऐसा चाहती थी। इसके बावजूद मरे गुस्से में बार बार माफी की मांग करता है। तुम अभी मुझसे माफी मांगो। मीटिंग खत्म होने के बाद पर्सी एसोसिएशन से इस्तीफा दे देता है। घर लौटने पर उसकी पत्नी बताती है कि मरे ने उसका नाम वॉर ऑफिस को भेज दिया है। इसका मतलब है कि पर्सी को अब युद्ध में जाना पड़ेगा। यह सुनकर उसका बेटा जैक नाराज हो जाता है। वह पर्सी पर आरोप लगाता है कि वह हमेशा उन्हें छोड़कर चला जाता है। जैक कहता है, आप अभी अभी असफल यात्रा से लौटे हैं और अब फिर युद्ध में जा रहे हों। पर्सी समझाने की कोशिश करता है कि देश की सेवा उसका फर्ज है, लेकिन जैक सवाल करता है, क्या आपको कभी हमारे बारे में भी सोचते हो? माँ और परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? भावनाओं में बहकर पर्सी गुस्से में जैक को थप्पड़ मार देता है। उसकी पत्नी जैक को संभालती है और उसे भरोसा दिलाती है कि पर्सी जो कुछ भी कर रहा है उनकी भलाई के लिए कर रहा है। 2 साल बाद पर्सी फ्रंट लाइन पर अपनी सेना के साथ तैनात होता है। तभी खबर मिलती है कि मरे एक कैनेडियन टीम के साथ आर्कटिक अभियान में गया था, लेकिन बीच में ही भाग गया। यह सुनकर पर्सी और उसके साथी यकीन कर लेते हैं कि मरे एक कायर है। एक दिन उनकी कैंप में रूस से आई एक महिला भविष्यवक्ता आती है। सबको ये जानने की उत्सुकता होती है कि वह मेजर पर्सी के बारे में क्या कहेगी। वो भविष्यवक्ता पर्सी से कहती है कि जिस जगह को वो खोज रहा है वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा महान है। उसका कहना है कि जब तक पर्सी उस जगह को नहीं ढूंढ लेता उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उसका भाग्य है। 26 सितंबर 1916 को पर्सी और उसके सैनिक दुश्मनों पर हमला करने की तैयारी करते हैं। पर्सी अपने सैनिकों को हौसला देता है, अपने परिवार और साथियों के लिए बहादुरी से लड़ो। लेकिन इस लड़ाई में पर्सी को गोली लग जाती है। वह बच तो जाता है, लेकिन उसकी आंख बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि वो जिंदा रहेगा, लेकिन अब आगे एक्सप्लोरेशन करना उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। पर्सी को ये सुनकर गहरा दुख होता है, क्योंकि खोए हुए शहर को ढूंढना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। 1923 में पर्सी सेना की नौकरी से रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद एक पत्रकार उससे मिलने आता है और कहता है कि लोग जानना चाहते हैं कि पर्सी अब क्या कर रहा है। पर्सी बताता है कि अब वो सामान्य जीवन जी रहा है और सब ठीक है। पत्रकार ये भी बताता है कि पर्सी की अमेजन यात्रा से लोग बहुत प्रेरित हुए हैं और अमेरिका में खोजबीन के लिए एक नई लहर उठी है। साथ ही वह बताता है कि डॉक्टर हैमिल्टन राइस अब रेडियो और हवाई जहाज जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ ब्राजील में एक अभियान की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे लोग पहले ही डॉमेड राइस के अभियान में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके थे। पर्सी ये सब चुपचाप सुनता है और सिर्फ इतना कहता है, उम्मीद है ये लोग जो भी खोजें उसका सम्मान करेंगे और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर्सी पहले से ज्यादा समझदार और शांत लगता है, जैसे अब उसे एहसास हो गया हो कि कभी वो भी इस रहस्य को जीतने की सोचता था, लेकिन असली मायने सम्मान के हैं। एक दिन जैक खरगोशों का शिकार करके शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी पर्सी उसके पास आता है और उसे एक हार देता है जो उसे ग्रीन ट्राइब से मिला था। जैक अपने पिता से पूछता है, क्या आप अब भी उस खोए हुए शहर पर विश्वास करते हैं? पर्सी कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। तभी जैक कहता है, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, उस शहर को ढूंढने। पर्सी मना कर देता है और कहता है, ये सफ़र बहुत खतरनाक है और मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन जैक जिद करता है, हम दोनों साथ होंगे तो एक बार में उस शहर को खोज लेंगे। वो आगे कहता है, अगर अमेरिकन लोग वहां पहुंच गए तो वो अपने हथियारों से सब बर्बाद कर देंगे। हमें उन्हें रोकना होगा और शहर को बचाना होगा। जैक के इस जज्बे में उसके पिता की ही झलक थी। आखिरकार पर्सी मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है, पहले तुम्हें अपनी माँ को मनाना होगा। बाद में जैक अपनी माँ से बात करता है। वो सच बताता है कि यह सफ़र खतरनाक है, लेकिन फिर उसे वही सलाह याद दिलाता है जो उसकी माँ हमेशा देती थी, जिंदगी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीना चाहिए। उसकी माँ अपने ही शब्द सुनकर चुप हो जाती है और कहती हैं, तुमने मेरे ही शब्द मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, मैं कैसे मना करूं? आखिरकार वो मान जाती है और जैक को पिता के साथ जाने की इजाज़त दे देती है। पर्सी अपने पुराने दोस्त हेनरी को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता और इतनी बड़ी यात्रा का खर्च भी नहीं उठा सकता।
पर्सी को लगता है कि शायद हेनरी अब उस खोए हुए शहर पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तब कॉन्स्टेंट समझाता है, मैं शहर पर शक नहीं करता, बस सोचता हूँ कि अगर हमने इसे ढूंढ भी लिया तो क्या ये सच में हमें वो जवाब देगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। 3 दिसंबर 1924 को पर्सी प्रेस के सामने ऐलान करता है कि वो फिर से जंगल लौट रहा है, इस बार अपने बड़े बेटे जैक के साथ खोए हुए शहर जेड की तलाश में। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी इस अभियान के लिए फंड देने के लिए तैयार हो जाती है। सोसाइटी का हेड तो यहाँ तक कहता है कि पिछली बार जब मरे के साथ विवाद हुआ था तब हमने तुम पर भरोसा नहीं किया, उसका अफसोस है। इवेंट के दौरान पर्सी मीडिया को वो कंपास दिखाता है जो उसने 20 साल से संभाल कर रखा है। वो कहता है, जब हम जेड पर पहुंचेंगे ये हमारी जीत का निशान होगा। आखिरकार वो दिन आ जाता है। अप्रैल 1925 में पर्सी और जैक अमेजन के जंगलों में पहुंचते हैं। रास्ते में पर्सी एक पुरानी प्लांटेशन दिखाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वो एक लोकल ट्राइब के गांव पहुंचते हैं। वहां के लोग पर्सी को बताते हैं कि एक गुफा है जिसे किसी बाहरी ने कभी नहीं देखा और एक बड़ी सी चट्टान है जिस पर इंसानों और घोड़ों की आकृतियां बनी हैं। उनका मानना है कि यही शहर का रास्ता हो सकता है। पर्सी और जैक का वहां गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। पर्सी को यकीन होता है कि सब इंसान एक ही पूर्वज से जुड़े हुए हैं। कुछ समय आराम करने के बाद दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जंगल के अंदर जाते जाते उनका सामना एक दुश्मन ट्राइब से हो जाता है। जान बचाने के लिए दोनों को भागना पड़ता है। काफी दूर तक भागने के बाद उन्हें एक दूसरी ट्राइब मिलती है जो उनकी जान बचाकर अपने गांव ले जाती है। वहां उनके लिए खास रस्में की जाती हैं। दूसरी तरफ जंगल की गहराई में सफर करते करते जैक डरने लगता है। उसे लगता है कि अब वे दोनों यही मर जाएंगे, लेकिन पर्सी उसे समझाता है, बेटा ये दुनिया रहस्यों से भरी है, अगर हमें सारे जवाब न भी मिले तो भी ये सफर हमारी जिंदगी को नया मायने दे चुका है। इसके बाद दोनों तय करते हैं कि अब वे वही करेंगे जो जनजाति उनसे कहेगी। साल बीतते जाते हैं लेकिन पर्सी और जैक कभी वापस नहीं लौटते। घर पर पर्सी की पत्नी उम्मीद नहीं छोड़ती और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के पास जाती है। वहां उसे बताया जाता है कि एक ब्राजीलियन आदमी ने दावा किया है कि उसने पर्सी और जैक को स्थानीय जनजाति के बीच जिंदा देखा था, लेकिन सोसाइटी का डायरेक्टर कहता है कि शायद अब मान लेना चाहिए कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। फिर भी वो ब्राजीलियन आदमी एक चीज देता है, वही कंपास जो पर्सी हमेशा अपने पास रखता था। इसे देखकर उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है, क्या सच में पर्सी और जैक ने खोया हुआ शहर ढूंढ लिया और वहीं रह गए? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक बड़ा खुलासा सामने आता है। करीब 100 साल तक लोग पर्सी के विश्वास का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन बाद में पुरातत्वविदों ने अमेजन जंगल में प्राचीन सड़कों, पुलों और खेती के बड़े सबूत खोज लिए और उनमें से एक जगह वही थी जिसके बारे में पर्सी ने कहा था, शायद यही है खोया हुआ शहर जेड।